Hello students. First of all, I will explain fundamental theorem of arithmetic. ये देखो, ये थ्योरम है, इसकी आपने स्टेटमेंट याद करनी है। पेपर में इसकी स्टेटमेंट लिखनी भी आपको आ सकती है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जो प्राइम नहीं होते। ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो किसी भी टेबल में नहीं आते, जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पहले हमने ये सोचना है कि कंपोजिट नंबर्स। मैं आपको ये स्टेटमेंट एक एग्जांपल की हेल्प से करवाती हूँ। जैसे मैंने सपोज कर लिया 6 ही ले लिया। ठीक है, 6 कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि ये 1 के टेबल पे, 6 के टेबल पे, 2 के टेबल पे, 3 के टेबल पे आता है। ठीक है, तो इसके 4 फैक्टर्स हो गए। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जैसे प्राइम नंबर 3 है तो इसका 1 और 3 फैक्टर्स हो गए। मीन्स वो 1 के टेबल में आएंगे और अपने टेबल पे आएंगे। ठीक है, 3 के टेबल पे आएगा या फिर 1 के टेबल पे आएगा। तो 3 क्या है? प्राइम नंबर्स है। और 6 क्या है? कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो अब उसने यहाँ पे थ्योरम की स्टेटमेंट में देखो, अब एवरी कंपोजिट नंबर, तो ये हमने कंपोजिट नंबर सपोज कर लिया 6। अब कहता है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इसको हम एज एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, मत मीन्स कि हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बना के देखते हैं। जैसे ये आप छोटी क्लासेस से ही बनाते आ रहे हो। 6 पहले 2 के टेबल पे गया तो 3 2 जा 6, यहाँ 3 लिख दिया। 3 के टेबल पे गया 3, जब तक हम तब तक करेंगे जब तक कि यहाँ पे 1 नहीं आ जाता। तो इसका मतलब हम 6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 3, और 2 और 3 क्या है? प्राइम है। तो ये वाली लाइन का मतलब आपको क्लियर हो गया। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन, ये फैक्टराइजेशन है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो ये फैक्टराइजेशन क्या है? यूनिक है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अक्कर। मीन्स क्या है कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है सिर्फ ये इस बात को छोड़ के कि इनके फैक्टर्स का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर क्या है? जैसे 6 है तो कोई इस तरह से भी फैक्टराइजेशन बना सकता था। पहले इसको 3 पे गया, फिर ये 2 पे गया। तो कोई इसको इस तरह से भी लिख सकता है, इस तरह से भी लिख सकता है, लेकिन इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है यूनिक होगी। जैसे 12 है, 12 भी एक कंपोजिट नंबर है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनाओ तो क्या बनती है? 2 × 2 × 3। तो कोई इसको इस तरह से लिख सकता है 2 × 3 × 2, कोई इस तरह से लिख सकता है, लेकिन फैक्टर्स उसके सेम रहेंगे। ऑर्डर चेंज हो सकता है, प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक रहेगी। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट लिखा है मैंने 140, इसको हमने एक्सप्रेस करना है एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे आप लोअर क्लासेस से करते आए हो। 140 इवन नंबर है, 2 के टेबल पे चला जाएगा। 140 को 2 से डिवाइड किया तो 70 आ गया। फिर 70, जब तक ये 2 के टेबल पे जाता है इसको 2 के टेबल पे कर लिया। ठीक है, 70 को 2 से डिवाइड किया तो 35 आ गया। अब 35 2 के टेबल पे नहीं जाता और ये 3 के टेबल पे भी नहीं जाता, तो ये 5 के टेबल पे जाता है। और 35 को 5 से डिवाइड किया तो 7। फिर 7 के टेबल पे जाता है। ये हमने तब तक ऐसे ही कंटिन्यू करना है जब तक आपका यहाँ 1 ना आ जाए। तो ये बन गई आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, एक फैक्टर ट्री भी होता है, वो भी मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि कई बार पेपर में फैक्टर ट्री बने होते हैं और उसमें मिसिंग नंबर्स लिखने होते हैं। 140 है तो ये क्या आ जाएगा? 2 × 70। ठीक है, ये 2 और ये 70, मतलब 70 को और 2 को मल्टीप्लाई करके 140 आ गया। और उसके बाद फिर 70 को स्प्लिट कर दिया हमने और यहाँ पे 35, मतलब कि 35 और 2 को मल्टीप्लाई करके 70 आता है। ठीक है, मतलब कि 70 को 2 से डिवाइड करके 35 आ गया, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर 35 आप ये ट्री बनाते टाइम यहाँ पे भी देख सकते हो। 35 बनाने के लिए हमने क्या किया? 5 7 × 35 और ये आगे 7। ठीक है, ये 7 और ये 1, ये आपका फैक्टर ट्री बन गया है। और अब इसको एक्सप्रेस कैसे करना है? 140 इज इक्वल टू, ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई करके हमारे पास 140 आएगा।
140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ से लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 2, आगे 5 और 7 मल्टीप्लाई 5 इंटू 7, तो ये आपका बन गया 140 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई 7। ये बाकी के पार्ट्स में आपको शो कर देती हूँ, देखो अब। Now students, I am going to explain question number 2 of exercise 1.2. Find LCM and HCF of following pairs of integers. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट लिखा है जिसमें 26 और 91 दिया है, ये पेयर्स ऑफ इंटीजर्स हैं। इसका हमने LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। और HCF और LCM में एक रिलेशनशिप होता है, वो हमने वेरीफाई करना है। एंड वेरीफाई LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, इनका पहले हम LCM निकाल लेंगे, फिर HCF निकाल लेंगे, फिर ये रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। क्लियर? अब देखो, इस LCM और HCF निकालने के लिए हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाई है। तो 26 2 के टेबल पे जाएगा, तो 26 को 2 से डिवाइड करके 13 आ गया। अब 13 प्राइम है, 13 सिर्फ 13 के टेबल पे ही जाता है। और ये हमने तब तक करी जाना है जब तक यहाँ नीचे 1 नहीं आता, और यहाँ पे हमने प्राइम नंबर्स ही लेने हैं। अब 91 है, अब 91 देखो कौन से टेबल पे जाएगा, 91 7 के टेबल पे जाएगा। 91 को 7 से डिवाइड किया तो 13 आ गया, और 13 फिर प्राइम है, तो 13 1 जा 13। ये हमारी इन दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन बन गई है। तो 26 के किसके इक्वल आ गया, 2 इंटू 13, और 91 किसके इक्वल आ गया, 7 इंटू 13। हमने इन दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख ली है। और अब हम लिखते हैं HCF। HCF का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये 26 के 2 और 13 फैक्टर हैं, और 91 के 7 और 13 फैक्टर हैं, और हमने लिखना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखने के लिए इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन नंबर्स आते हैं हम वो लिखेंगे। ठीक है, 2 इसमें आया है लेकिन इसमें नहीं आया तो हम नहीं लिखेंगे, 7 इसमें आया है इसमें नहीं आया तो हम नहीं लिखेंगे, 13 दोनों में आया हुआ है तो हम यहाँ पे 13 लिख देंगे। और कोई फैक्टर है ही नहीं कॉमन इसमें, अगर होता तो हम उसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर हमारा HCF निकलना था। यहाँ पे एक ही फैक्टर आया है कॉमन 13, अगर एक से ज़्यादा फैक्टर आते तो उन सबको मल्टीप्लाई करके आपका HCF निकलना था। अब हम लिखेंगे LCM। LCM का क्या मतलब होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की इन दोनों नंबर्स का सबसे छोटा मल्टीपल्स कौन सा आता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन सबको पावर नोटेशन में लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे 2 एक बार ही आया इसकी पावर 1, 13 एक बार आया इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। और अब आपने वो नंबर्स लिखने हैं जो ग्रेटेस्ट पावर वाले हों। जैसे 2 की पावर 1 हमने लिख लिया 2, ठीक है, फिर 13 और फिर 17। मतलब क्या है कि हमने एक तो ग्रेटेस्ट पावर लिखनी है, यहाँ तो सबसे पावर 1 थी, और जो नंबर कॉमन आ गया उसको 2 बार नहीं लिखना, उसको एक ही बार लिखना है। सारे फैक्टर्स लिखने हैं लेकिन जो कॉमन आ गया है उसको 2 बार नहीं लिखना। ठीक है, बाकी हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 13 से और 7 से मल्टीप्लाई करके आपको 13 से और 7 से तीनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाता है 182। ये आपका LCM बन गया। अब हमने ये वाला रिलेशनशिप वेरीफाई करना है।
तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम हमारा कितना था 182 और एचसीएफ कितना था 13 था। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो ये बनता है 2366। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। और दूसरी तरफ हमने करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या करना है हमने, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नंबर्स कौन से थे 26 और 91। अब आप 26 और 91 को मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है, ये भी 2366 आ जाता है। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। तो हैंस वेरीफाइड। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी 2366 आया, मतलब कि एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करके भी। और जो ये दो नंबर्स दिए थे हमें, जो दो इंटीजर्स दिए थे, तो उनको मल्टीप्लाई करके भी 2366 आ गया। तो इसका मतलब हैंस वेरीफाइड। इसी तरह से मैं बाकी के पार्ट्स आपको शो कर देती हूँ, आप वहां से देख के अपने इसको प्रैक्टिस करनी है। Now see question number 4. Given that HCF of 306 and 657 is 9. Find LCM of 306 and 657. ठीक है, इन दोनों नंबर्स का जो HCF है वो 9 है और हमने LCM निकालना है, फाइंड LCM। ठीक है, तो इसके लिए हम देखो अब ना यही वाला जो पिछले क्वेश्चंस में हमने जो रिजल्ट वेरीफाई किया था उसी को अप्लाई करेंगे। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब इनमें सिर्फ एलसीएम हमें निकालना है, ठीक है, एलसीएम हमें निकालना है और एचसीएफ हमें दिया हुआ है। एचसीएफ इन दोनों नंबर्स का कितना है 9 और एलसीएम भी हमने उन्हीं दोनों नंबर्स का निकालना है। और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का क्या मतलब है, यही वाले दोनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है, 306 इंटू 657। ठीक है, ये आपने याद रखनी है, एक तरह से रिलेशनशिप है एचसीएफ और एलसीएम्स में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जब आपको एचसीएफ दिया हो, दोनों नंबर्स दिए हो और एलसीएम निकालना हो तो ये आप लगाओगे आप, ठीक है, रिलेशनशिप। और अगर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको एलसीएम दिया है तो एचसीएफ निकालना है, तब भी आप यही वाला लगा लोगे। और कई बार ऐसा होता है कि एचसीएफ भी दिया है, एलसीएम भी दिया है, दोनों नंबर्स में से कोई एक नंबर निकालना है, तब भी आप निकाल, मतलब कि 4 थिंग्स हो गई, 4 थिंग्स है आपके पास, एलसीएम, एचसीएफ और 2 नंबर्स। इन तीनों में से, इन चारों में से अगर आपको कोई 3 दिए हैं और चौथा निकालना है तो आप ये आइडेंटिटी लगाओगे। अब ये 9 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और आपकी इसकी कटिंग करके आपके पास, अब इसकी आगे कटिंग कर लो आप, कटिंग करके आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा। को 9 से डिवाइड करो तो 34 आ जाएगा। 34 को 657 से मल्टीप्लाई करके आपका एलसीएम आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करके आता है 22338। Now see question number 5, exercise 1.2. Check whether 6 raised to power n can end with digit 0. यह ध्यान से समझ लो, इसको भी हम assumptions वाले मेथड से ही करेंगे और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 6 की जगह कोई कुछ भी आ जाए तो आपने इसी तरह से मेथड को याद रखना है। तो इसको भी हम कॉन्ट्राडिक्शन वाले मेथड से करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन वाला मेथड क्या है कि जो हमने प्रूव करना होता है उसके उल्ट हम सपोज कर लेते हैं। ठीक है, हमने चेक करना है 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद
डिजिट 0। वैसे ये 0 पे एंड कभी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई किया पीछे फिर 6 आएगा, इसको जो भी नंबर आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर पीछे 6 आएगा, तो 0 कभी भी नहीं बनेगा। ये हमने प्रूव करना है। लेकिन इस तरह से तो हम मल्टीप्लाई करके तो हम सिर्फ वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका प्रूफ करना है तो इसके लिए आपको ये मेथड याद रखना पड़ेगा कि हमने लेट कर लिया है। लेट 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर सम n, कि कोई n की वैल्यू ऐसी है कि जिसको सॉल्व करे तो वो 0 पे खत्म हो जाएगी। अगर ऐसे है तो 6 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 10k फॉर सम k, क्योंकि जो भी नंबर 0 पे खत्म होगा तो वो इसका मतलब वो 10 का मल्टीपल होगा, तो इसलिए हमने 6 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 10k लिख लिया। अब हम दोनों तरफ प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे, ठीक है। इधर भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी 6 की और इधर 10 की कर दी, 5 इंटू 2 इंटू k। अब देखो अगर ये दोनों नंबर्स बराबर हैं तो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी बराबर आनी चाहिए। अब इधर 5 आया है और इधर आया ही नहीं है, क्योंकि हमने अर्थमेटिक थ्योरम में क्या करा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में क्या पढ़ा था कि अगर कोई नंबर है तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑर्डर। तो अगर ये दोनों नंबर सेम है, इक्वल है, तो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी सेम होनी चाहिए। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन तो सेम बन नहीं रही है, क्योंकि इधर 5 आया है और इधर 5 नहीं आया है, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है। तो हम ये लिख देंगे 5 इज द फैक्टर ऑफ राइट हैंड साइड but 5 is not the factor of left hand side, ठीक है। तो which is contradiction, which is contradiction। ये हमने 5 ही क्यों चूज किया, हमने कोई ऐसा नंबर चूज करना है जो इस तरफ आ जाए और इस तरफ ना आए, ठीक है। क्योंकि इस तरफ वाला जैसे 3 है तो वो तो के में भी हो सकता था, तो इसलिए आपने ऐसा नंबर चूज करना है जो इस तरफ आए और इस तरफ ना आए। विच इज कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो हाँ कॉन्ट्राडिक्शन है तो इट मीन्स हमारी सपोजिशन रॉन्ग है, आर सपोजिशन इज रॉन्ग, आर सपोजिशन इज रॉन्ग। और अगर हमारी सपोजिशन क्या थी कि 6 रेज़ टू पावर n कैन एंड विद 0, इट मीन्स 6 रेज़ टू पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से कर लेना है। 6 की जगह पे आपको 4 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है, 14 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपने मेथड यही रखना है, आपने मेथड को याद कर लेना है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन। ये नंबर दिया हुआ है और ये दूसरा नंबर दिया है इस तरह से 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और इसी तरह से ये कुछ नंबर मल्टीप्लाई हैं +5 आर कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, जो प्राइम नंबर्स नहीं होते, मीन्स वो नंबर्स जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है, ठीक है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं कि उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो हम पहले पहला वाला देखते हैं सॉल्व करके। हम इसको शो कर देंगे कि ये जो है इसको थोड़ा कैलकुलेट करके शो कर देंगे कि ये 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके आता है। तो ये देखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इनमें से हमने 13 कॉमन निकाल लिया है। यहाँ से 13 कॉमन निकल गया तो 7 इंटू 11 रह गया, और यहाँ से 13 कॉमन निकल गया तो 1 रह गया। और अंदर हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 77 + 1 13 इंटू 78, 77 + 1 78 आ गया। तो ये वाला नंबर हमने शो कर दिया कि इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है, ठीक है। इट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 डिफरेंट नंबर्स। सो अब हम दूसरे को भी ऐसे ही करेंगे, दूसरे में भी देख लेते हैं क्या कॉमन निकलता है इन सब में से। ये देखो, ये एक टर्म है, ये इनमें से क्या कॉमन है, ये 5 कॉमन है, तो 5 हम कॉमन निकाल देंगे। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है। तो इधर से भी 5 बाहर निकल गया और इधर से 5 बाहर निकल के इधर 1 रह गया। और अब इन सबको आप मल्टीप्लाई करके देखो। अब इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी नंबर्स हैं 7 6 4 3 2, इन सबको मल्टीप्लाई करके आता है 1008 और ये +1।
5 × 1009। ठीक है, तो ये भी शो हो गया प्रोडक्ट ऑफ, इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो now see question number 7. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and they go in the same directions. After how many minutes they will meet again at the starting point? तो इस क्वेश्चन में क्या है, एक सोनिया है, वो 18 मिनट्स लेती है एक राउंड फील्ड का चक्कर लगाने के लिए, और रवि 12 मिनट्स लेता है उसी फील्ड का चक्कर लगाने के लिए। तो वो दोनों दोबारा उसी पॉइंट पे कब मिलेंगे? तो इस क्वेश्चन में हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमने सर्कुलर पाथ कंसीडर कर लिया, और ये मैंने उसका एस और ये एस मैंने उसका स्टार्टिंग पॉइंट कंसीडर कर लिया है। अब सोनिया क्या है, 18 मिनट्स लेती है इसका एक चक्कर लगाने के लिए, तो वो 18 मिनट्स के बाद यहाँ पे होगी, फिर उसके बाद दोबारा से दूसरा चक्कर लगाएगी तो वो 36 मिनट्स के बाद वहाँ पे होगी। ठीक है, इस तरह से वो आगे 54 मिनट्स के बाद वहाँ पे होगी। और दूसरा था रवि कितना लेता है, 12 मिनट्स लेता है, तो रवि यहाँ पे कब होगा, 12 मिनट्स के बाद होगा, फिर 24 मिनट्स के बाद होगा, 12 प्लस करते जाओ, फिर 36 मिनट के बाद। इसका मतलब हमने 12 के मल्टीपल्स लिए हैं और यहाँ भी 18 के मल्टीपल्स लिए हैं, तो वो दोनों दोबारा से इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे कब होंगे, मतलब रवि और सोनिया दोबारा से जैसे चलना शुरू हुए एक बार, तो वो इधर भी 36 मिनट्स के बाद ये यहाँ पे थी, और ये भी 36 मिनट के बाद रवि यहाँ पे था, लेकिन रवि के 3 राउंड्स हो जाएंगे और सोनिया के 2 राउंड्स होंगे, क्योंकि उसने राउंड लेने में ज़्यादा टाइम लगाया। इसका मतलब है हमने 12 एंड 18 दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 12 का आप कैसे निकाल लेंगे, 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन बना ली हमने। ठीक है, 2 × 3 × 2। तो ये देखो हमने 12 की एलसीएम निकालने के लिए हमने 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, 2 × 2 × 3, 2 की पावर 2 × 3, और 18 की। अब 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, 2 × 3 × 3। ठीक है, 2 × 3 की पावर 2। अब मैंने आपको कैसे कहा था कि आपने एलसीएम कैसे निकालना होता है, हाईएस्ट पावर करके, हाईएस्ट पावर देखनी है। तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 की पावर 1 है यहाँ पे, क्योंकि एक ही बार 2 था, तो यहाँ 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 होगी, और 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 2 होगी। और इसको सॉल्व करके भी देखो, आपका 4 × 9 36, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 × 9 = 36। And Sonia meet again after 36 minutes.